नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के हिंदू समाज के लिए दो बड़ी खबरें आई। पहली ये कि 2024 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। और दूसरी खबर यह कि आज वाराणसी के जिला जज ने कह दिया कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा का हक देना, वजू खाने में मिली आकृति को शिवलिंग मानना या नहीं, इन मामलों में सुनवाई जारी रहेगी। आपको याद होगा कि मुस्लिम पक्ष ने इस सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत आता है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आज कोर्ट ने कहा कि 1991 का कानून इन मामलों में सुनवाई पर रोक नहीं लगाता, इसलिए अब ज्ञानवापी केस की सुनवाई जारी रहेगी। ये दोनों खबरें ऐसी हैं जिनसे हिंदुओं में खुशी और उत्साह दिखाई दिया, पर इन पर मुस्लिम संगठनों ने काफी गुस्से में रिएक्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि यह मामला अयोध्या केस के रास्ते पर चल पड़ा है, अब पूरे देश में तमाम मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी। जिला जज के इस फैसले को लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में एक दो बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कि पहली बात तो यह कि आज वाराणसी के कोर्ट में हिंदू पक्ष की कोई पिटीशन मंजूर नहीं हुई है। हकीकत यह कि आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पिटीशन को खारिज किया है। ज्ञानव्यापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की कमेटी की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था हिंदू पक्ष की श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की परमिशन देने की पिटीशन को खारिज किया जाए, क्योंकि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत यह मामला मेंटेनेबल नहीं है। आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामला मेंटेनेबल है और इस केस की सुनवाई जारी रहेगी। अदालत अब इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट का फैसला बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसके नतीजे कितने अनलिमिटेड हो सकते हैं, इस फैसले के क्या क्या असर हो सकते हैं और आज ही किस तरह का असर दिखाई दिया, यह आज मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। असदुद्दीन ओवैसी क्यों नाराज हुए, ओवैसी को अचानक किस बात की चिंता हो गई और हिंदू संगठनों के तमाम नेता खुश क्यों हो गए, उत्साहित क्यों हो गए, इस पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद किस तरह का माहौल था। वाराणसी के अलावा कानपुर से लेकर जम्मू तक ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी शुरू हो गई। जैसे ही फैसला आया तो ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत के लिए पिटीशन फाइल करने वाली महिलाएं खुशी से झूमती हुई दिखाई दी। कोर्ट ने जैसे ही कहा कि वो ज्ञानवापी केस की सुनवाई जारी रखेगी, तो अदालत के बाहर साधु संत भी वकीलों को मिठाइयां खिलाने लगे, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। वाराणसी में भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और इसके बाद तो देश के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आने लगी। कानपुर में तो लोगों ने आतिशबाजी की। जम्मू में डोगरा मंच के कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया, ढोल नगाड़े बजने लगे। असल में इन्हीं तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी की चिंता बढ़ा दी। मौत देखने के बाद, कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद ओवैसी कैमरों के सामने आए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस केस में अपनी दलील तैयार कर ली थी। वो एक पर्चे पर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के जजमेंट के खिलाफ अपने तर्क लिखकर लाए थे। हालांकि दलीलें देने से पहले ओवैसी ने अपना फैसला बता दिया। कहा कि यह मामला अयोध्या के राह पर चल पड़ा है। वाराणसी के कोर्ट के फैसले का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले का असर यह होगा कि मुसलमानों से
सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, देश की कई और मस्जिदें छीने जाने का रास्ता खुल गया है। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज़ को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। और इसके बाद ओवैसी ने कानून की बात की। उन्होंने कहा कि वाराणसी के जिला जज के फैसले का मतलब तो यह हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई मतलब ही नहीं है। अब तो कोई भी जाए और कह दे कि कानून 15 अगस्त 1947 की स्थिति की बात करता है, लेकिन वो तो उससे पहले का मुकदमा लेकर आए हैं, तो अदालत को सुनना पड़ेगा। ओवैसी ने पूछा कि आखिर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने किस आधार पर यह जजमेंट दिया। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने तो प्रूफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, नियम कानून कायदे सब जानते हैं, दूसरों से ज्यादा जानते हैं और आर्टिकुलेट भी हैं। वो ये भी समझते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का फिलहाल सबूतों और दलीलों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तो मामला सिर्फ मेंटेनेबिलिटी का था। असल में 1883 में 1883 में ज्ञानवापी पर किसका दावा था? 1997 में 1997 में क्या हुआ? 1942 के गजेटियर में क्या लिखा है? ये सब दलीलें तो अब काम आएंगी जब सुनवाई शुरू होगी। अभी तो अदालत ने सिर्फ यह कहा कि मामले की सुनवाई हो सकती है। ओवैसी साहब अभी से पूछ रहे हैं कि कोर्ट ने किस आधार पर पिटीशन की सुनवाई को मंजूरी दी। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिकाओं को खारिज कर दिया। असल में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान जी की नियमित पूजा करने की इजाजत मांगी थी। पिटीशनर का कहना था कि 1993 से पहले पूरे साल श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जिस पर सरकार ने 1993 में रोक लगा दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने यह कहकर याचिका खारिज करने की मांग की कि यह केस तो चलने के लायक ही नहीं है, क्योंकि यह 1991 के 1991 के
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। मस्जिद कमेटी का यह भी कहना था कि महिलाओं की पिटीशन 1995 के, 1995 के वक्फ एक्ट और 1983 के, 1983 के श्री काशीनाथ विश्व एक्ट के भी खिलाफ है। इसलिए पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका खारिज कर जानी चाहिए। वहीं हिंदू पक्षकारों का कहना था कि उनकी याचिका किसी प्लेस का टाइटल या स्वरूप नहीं बदलती, उनकी मांग तो सिर्फ पूजा करने के अधिकार की है। इस पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। अदालत ने हिंदू पक्षकारों की दलील को सही मानते हुए फैसला उनके हक में सुनाया। कोर्ट ने बात कही है कि नवंबर 1993 तक हमारा ऐसा कहना है कि वहां पूजा चलती चली आ रही है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहाँ पे बार नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लीडिंग है और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट उनका रिजेक्ट किया गया है। और ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि नवंबर 1993 तक व्यास जी वहां पे तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे और उन जगहों पे पूजा होती रहती थी, लॉर्ड हनुमान की, लॉर्ड गणेश की, आदि विश्वेश्वर की, श्रृंगार गौरी की। तो वो स्थान हमें वापस चाहिए। हमने कोई कब्जा नहीं मांगा है, हमने अपने पूजा का अधिकार वापस मांगा। क्या लग रहा है आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आपने हालांकि पहले ही कह दिया था कि कार्बन डेटिंग और बाकी डिमांड। मैंने आपके सामने बात रखी है, कार्बन डेटिंग की मांग शिवलिंग की, साथ ही साथ वो दीवार तोड़वाने की बात, वजू खाने की और कमीशन की कार्रवाई को पुख्ता करने की बात, एविडेंस लीड करने की बात, वो सारे काम हम प्रोफेशनल ढंग से आगे करते रहेंगे। ओवैसी इस मामले को इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे अयोध्या के बाद अब ज्ञान वापी का चैप्टर खुल जाएगा, और हिंदू पक्ष भी इसको इसी तरह पेश कर रहा है जैसे उनकी जीत हो गई हो, पूजा का अधिकार उन्हें मिल गया हो। आज करीब 2:30 बजे जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो पिटिशनर्स कोर्ट से बाहर निकली और हर हर महादेव के नारे लगाने लगी। लोग समझ गए कि क्या फैसला आया है। पिटिशनर्स ने कहा कि आज अदालत के जजमेंट से भगवान विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर का एक रास्ता खुल गया है, अब बहुत जल्द दूसरा रास्ता भी खुल जाएगा। खारिज हो गया और जज साहब ने हम लोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है, चारों बहनों ने इतिहास रच दिया। आज हम लोगों ने कितनी उम्मीद थी आप लोगों? बहुत उम्मीद थी। हम लोग उम्मीद रखे। सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ। बाबा का आशीर्वाद देखिए, अमृत भी वर्षा हुई है, बाबा का वर्षा हुआ तो बाबा पूरे हम लोग के साथ है। हम लोग कोर्ट में पहुंचे, शांति थी, मुस्लिम पक्ष से कोई वकील नहीं आए थे। जज अपना आर्गुमेंट करने लगे, तब एक वकील आए, पूरा जज अपना पूरा आर्गुमेंट पढ़ लिए, सब हम लोग के पक्ष में फैसला दिया। आप लोगों को ये उम्मीद थी कि इस तरह से एक तरफा फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा? हम लोग को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जितने साक्ष्य थे सब कुछ हम लोग के प्रमाण में थे। और अभी भी जाके देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं वो चिप चिप के कह रही कि वो मंदिर हो। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोगों को खुशी आप लोग के चेहरे से दिख रही है। आज पूरा भारत खुश है। इस फैसले पर सवाल उठाने वाले ओवैसी अकेले नहीं हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों की यही चिंता है कि अयोध्या के बाद काशी और इसके बाद मथुरा और फिर न जाने कौन कौन से विवाद सामने आ जाएंगे। वाराणसी की कोर्ट ने इसका रास्ता खोल दिया है, इसीलिए आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ओवैसी का रिएक्शन हैदराबाद से आया। मुंबई से रजा एकेडमी के अध्यक्ष का बयान भी आया। रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा कि अब तो रास्ता खुल गया है, अब तो बहुत सी मस्जिदों और चर्चों पर दावे ठोके जाएंगे। इस किस्म के जो फैसले आते हैं, छोटी कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये जाहिर है कि ऊपर से इशारा हुआ है या इशारा हुआ होगा कि इस किस्म का फैसला दिया जाए, इस वजह से ये फैसला आया है। अगर यही सब मामलात रहे तो नहीं मालूम कितनी मस्जिदें, कितने गिरजाघर और क्या क्या चीज़ों पर उनके हाथों से ये चीज़ ले ली जाएगी कि हर चीज़ को ये बताकर कि इस पर नाफिज नहीं होता है, इस पर लागू नहीं होता है, तो फिर किस पर लागू होता है वो बताएं। कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात लॉजिक की कोई बात नहीं, कोई दलील नहीं, सिर्फ अपना हुक्म सुना दें कि इस पर ये चीज़ लागू नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर कोर्ट ने कहा तो क्या आप उस कोर्ट के फैसले को मानेंगे? क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। कोर्ट के फैसले को मान के तो आज हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कभी आस्था के नाम पर फैसला दिया जाता है, इंसाफ के नाम की चीज़ कहाँ रही? इस किस्म की बातें होती रहेगी तो इंसाफ रहेगा कहाँ पर? कभी आस्था की बात की जाती है, कभी अक्सरियत की बात की जाती है, कभी सियासी लोग उसके अंदर अपनी रोटियां सेकते हैं। तो बस अल्लाह ही रहम फरमाए। अब देखिए कानूनी तौर पे हमारे वकला क्या
सोचते हैं और फिर क्या कार्रवाई आगे होती है। मैंने आपको पिटीशनर्स की बात सुनवाई, हिंदू पक्ष के वकीलों की बात सुनवाई, ओवैसी की बात भी आपने सुनी। सब फैसले की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि अदालत का फैसला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और उसका मतलब क्या है। कोर्ट ने यह कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा का हक मांगने पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण ने अपने ऑर्डर में इसकी वजह एक्सप्लेन की है। जज ने 26 पेज के फैसले में लिखा है कि पिटीशनर्स के मुताबिक 1993 तक वो कैंपस में मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और गणेश जी की पूजा लंबे समय से करती थी। 1993 में सरकार ने रोज पूजा पर रोक लगा दी। 1993 से उन्हें साल में केवल एक बार इन देवी देवताओं की पूजा करने की परमिशन मिली। चूंकि 1947 के बाद से पूजा होती रही है, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऐसी पिटीशन पर किसी तरह की रोक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज ने यह भी बताया कि आखिर इस याचिका पर 1995 का वक्फ एक्ट और श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 क्यों लागू नहीं होता। ऑर्डर में लिखा है कि पिटीशन पर वक्फ एक्ट 1995 इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि जिस जमीन पर वो पूजा की इजाजत मांग रही हैं वो वक्फी है या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वक्फ होता क्या है। अदालत ने यह भी कहा कि श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में किसी पर इस बात की रोक नहीं है कि मंदिर परिसर या उसके बाहर मौजूद मूर्तियों की पूजा की परमिशन न मांगे। ऐसे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का यह तर्क भी गलत है कि महिलाओं की पूजा के अधिकार की याचिका श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम नेताओं और संगठनों को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी परेशानी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेताओं के बयानों से है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अब मथुरा से लेकर भोजशाला तक के सारे विवाद सुलझ जाएंगे। अब वाराणसी की कोर्ट का फैसला इन मामलों में नजीर बनेगा। आज का फैसला इस मामले में ऐतिहासिक है कि आने वाले टाइम में जो पाटन में जामा मस्जिद का मुकदमा है, या मथुरा में ईदगाह का मुकदमा है, या पांडुआ में अदीना का मुकदमा है, या जौनपुर में अटाला का मुकदमा है, या अहमदाबाद में भद्रकाली का मुकदमा है, या मध्य प्रदेश में जो भोजशाला का है, उन मुकदमों के लिए एक नज़ीर बन गई। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छी तरीके से पूरा कंसीडर करने के बाद दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला फैसला इस मामले में लैंडमार्क है कि जो देश भर में और जहां जहां विवाद चल रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए सामने एक नज़ीर आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत सीधी सी बात है। अल्टीमेटली जो स्थान है उसको आपको या तो हिंदुओं को देना पड़ेगा या मुस्लिम्स को देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वहाँ पे दिन में क्या बोलते हैं 2 बजे तक वहाँ पे भगवान शिव की पूजा होगी, श्रृंगार गौरी की पूजा होगी और 2 बजे के बाद वहाँ पे जुमा की नमाज होगी। ये तो नहीं हो सकता। या तो वह मंदिर है या तो मस्जिद है, दोनों तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर टेस्ट होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मंदिर का गुंबद बदलने से, मंदिर की दीवार तोड़ने से, मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होता। एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मंदिर का मंदिर रहता है। मुझे लगता है कि आज वाराणसी की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों के नेताओं ने ओवर रिएक्ट किया। हिंदुओं ने ढोल नगाड़े बजाकर यह दिखाया जैसे उन्हें ज्ञानव्यापी मस्जिद में प्रवेश और पूजा की परमिशन मिल गई है। मुस्लिम नेताओं ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि फैसले में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो भी हिंदू पक्ष ने हर हर महादेव के नारे लगाकर यह प्रचारित करने की कोशिश की कि आज के फैसले से भगवान विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर का एक और रास्ता खुल जाएगा, जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। मुस्लिम नेताओं ने इस मामले को ऐसे पेश किया जैसे आज के फैसले के बाद पूरे देश में हजारों मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी और इसका रास्ता खुल गया है। इन दोनों पक्षों का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। आज तो सिर्फ इतना फैसला हुआ है कि वाराणसी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती रहेगी और मामला भी लिमिटेड है कि कुछ महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के कैंपस में मां श्रृंगार गौरी की पूजा को फिर से रिवाइव करने की पिटीशन फाइल की थी। उन्होंने साल में एक बार देवी देवताओं की पूजा की परमिशन के लिए केस फाइल किया था। इसलिए इस मामले को लेकर इतना रिएक्शन ठीक नहीं है। सबको अदालत में केस चलने का,
फाइनल फैसला आने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि मुस्लिम नेताओं और संगठनों की दिक्कत दूसरी है। असल में उन्हें लगता है कि ज्ञानवापी के केस में फिलहाल मांग सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा की थी, लेकिन अब यह मामला आगे तक जाएगा क्योंकि सर्वे हो चुका है, शिवलिंग पर विवाद हो रहा है, ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर के सबूत मिले हैं, स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम, कमल, शंख, घंटे, घड़ियाल जैसे तमाम चिन्ह मिले हैं। इसलिए अब हिंदू समाज, हिंदू पक्ष पूरे परिसर पर दावा कर सकता है। कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी और यह चिंता गलत नहीं थी। वाराणसी के केस में जो पिटिशनर्स हैं, उनके पैरोकार सोहनलाल आर्य ने आज कहा कि अब तो वैज्ञानिक तरीके से पूरी जांच होनी चाहिए, हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी, जो कुएं में शिवलिंग मिले उनको दर्शन पूजन का अधिकार चाहते हैं, और पूरे देश के पत्रकारों को हम बुलाना चाहते हैं माननीय याचिका देकर के कि आए मस्जिद में जाकर के मस्जिद में जाकर देखें, हिंदू पर चिन्ह देखें और हम लोगों के प्रति न्याय जो है उसके एक कारण बने। इस मामले में आज सियासी बयानबाजी भी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी ही मक्का मदीना है। अगर हिंदुओं को यहां उनका हक नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? हिंदू कहां जाएंगे? नंदी की तपस्या सब दिन समाप्त हुआ है, देर है अंधेर नहीं है। कानून पर मुझे भरोसा है क्योंकि हम कहां जाएंगे? मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी, मथुरा, अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे? लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं कानून के साथ। मैं भारत में तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत का धरोहर काशी, मथुरा और अयोध्या है, आध्यात्मिक पहचान है कि नहीं है? अगर पहचान है, हमें उनकी पूजा करने का हक भी मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? यही तो प्रश्न। संविधान और कानून को भी हम मानेंगे क्योंकि इसे मुगलों ने, लुटेरों ने, जो आज कोई बरसी मनाते हैं औरंगजेब का, चादर पोशी करते हैं बख्तियार खिलजी का, उन लुटेरों ने हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक हम स्थलों को ध्वस्त करने का काम किया है। चाहे सोमनाथ से लेकर के काशी तक आज जरूरत है कि हम उसे भूल नहीं सकते। ये मेरे लिए भारत के सनातन के पहचान, आराध्य के साथ जुड़ा। वाराणसी की कोर्ट के फैसले से मुस्लिम स्कॉलर्स थोड़े मायूस दिखाई दिए। हालांकि सब यही कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर उन्हें यकीन है, ऊपरी अदालत में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, सबूत रखेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर मुस्लिम नेताओं की जो चिंता है वो बेवजह भी नहीं है। जैसे ही अदालत का फैसला आया, उसके थोड़ी देर बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को वापस देने की पिटीशन फाइल करने वालों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। मथुरा के पिटीशनर्स ने कहा कि वाराणसी के कोर्ट के फैसले से उनका दावा मजबूत हो गया है। आज ज्ञानवापी मामले में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही शुभ है। अब इस फैसले के आधार पर हम लोग भी मथुरा न्यायालय में उसकी प्रति दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इस बरसे एक्ट को यहाँ भी नहीं माना जाए। इस आज के जो फैसले से हिंदू भाइयों में बहुत ही खुशी का माहौल है और अब
ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जो भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ से ईदगाह हटेगी, उसका रास्ता सरल हो गया है। ऐतिहासिक निर्णय है आज जो आया है और हिंदू पक्षकारों के पक्ष में है। और हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि वहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 4A सेक्शन को देखेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में लिटिगेशन चले हो तो ये अप्लाई नहीं करेगा। आज का ये फैसला अभूतपूर्व है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला अप्लाई ही नहीं करेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमने वहाँ से मंगा रहे हैं और कल हमारी तारीख है 16 तारीख को उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट में दाखिल करेंगे और कोर्ट को माननीय न्यायालय को सब तथ्यों से अवगत कराएंगे कि ऑलरेडी सेम कोर्ट ने बनारस में इसमें ऑर्डर पास कर दिया है और केस को मेंटेनेबल माना है, पोषणीय माना है। पिटिशनर्स क्या बयानबाजी करते हैं, नेता कैमरे के सामने क्या कहते हैं, इससे अदालतों की कार्रवाई पर, कोर्ट के फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट तो तर्क पर चलता है, कानून पर चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ बातें साफ साफ कह देनी चाहिए। अयोध्या में 500 साल तक संघर्ष चला, अदालत से मामला निपटा। काशी और मथुरा में भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसके लिए किसी तरह की जांच की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि यह सिर्फ 3 मामले नहीं है, 3000 से ज्यादा ऐसी जगह हैं, 3000 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जहां पहले मंदिर हुआ करते थे। अगर सारे मामले कोर्ट पहुंच जाएं, सारे विवादों में जांच होने लगे, तो बाकी तो और कोई कायम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक बार बातचीत से, मिल बैठकर, रास्ता निकालकर इस तरह के मामलों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह के विवादों को खत्म करने के लिए ही 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था। लेकिन हकीकत यह कि उस वक्त भी इसका मकसद विवाद खत्म करना नहीं था। अक्सर मकसद यह था कि हिंदू अब कभी उन विवादित जगहों पर दावा न कर पाए जिन पर कई 100 सालों से मुस्लिम्स का कब्जा है। चूंकि नीयत साफ नहीं थी, एक पक्ष की आवाज को दबाने के लिए कानून बनाया गया, इसीलिए इस कानून का विरोध हमेशा होता रहा। अब एक बार फिर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर 11 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के विवादों को खत्म करने का रास्ता शायद निकल जाए, लेकिन इसके बाद भी यह रास्ता परमानेंट होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सियासत बीच में आ जाती है, राजनीति होती है। एक विवाद खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू कर दिया जाता है। ओवैसी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों से तमाम जगह छीने जाने का रास्ता खुल गया है, डरा रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के मदरसे बंद कराए जाएंगे। इसके बाद बाप दादाओं से जमाने के कागज मांगे जाएंगे। जब कागज नहीं मिलेंगे तो कहा जाएगा पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, हिंदुस्तानी नहीं हो, भाग जाओ। मुसलमानों को किस किस तरह से डराया जा रहा है, इसका अंदाजा आपको एसटी हसन की बातें सुनकर हो जाएगा। मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूं और जो हालात मैं देख रहा हूं 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। बाज़ी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिल आज़ारियाँ हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। सीएए आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, एनआरसी जब आएगा तो दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे, तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है, नहीं मालूम है मेरे भाइयों को अभी इसके बारे में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके लिए एहतजाज हुए। मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा।
एसटी हसन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के मेंबर हैं। अभी से चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और उन्होंने डर बांटने की दुकान खोल दी है। सीए और एनआरसी लागू नहीं हुआ है, कॉमन सिविल कोड की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन गरीब मुसलमानों को गांव गांव जाकर समझा रहे हैं कि तुम्हें हिंदुस्तान से भगाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के नेता भी ऐसी सारी बातों पर नजर रख रहे हैं। एसटी हसन ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो गिरिराज सिंह ने इसका खंडन नहीं किया। कहा कि कॉमन सिविल कोड में दिक्कत क्या है, क्या भारत का कानून मानने से हिंदू कमजोर हो गए? गिरिराज सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि एसटी हसन और ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में हिंदुओं का व्यक्तिगत धर्म खत्म हो गया कि मैं भारत के कानून को मानता हूं। ये बहुसंख्यक हिंदू के लिए भारत का संविधान और मुसलमानों के लिए मजहबी कानून एक तो अभी आया नहीं है। अगर आता है, देश इसे मानता है, तो ये सबका साथ सबका विकास होगा। आजकल ये मुसलमानों को डरा भी रहे हैं और हिंदुओं को भी डरा रहे हैं। आज तक पहले कभी देखा था कि कभी हिंदुओं ने तजिया के यात्रा पर किसी ने पत्थर फेंका हो, किसी ने तलवार भांजा हो, किसी ने फायरिंग की हो, लेकिन अब तो ये सर तन से जुदा के नारे देते, गांगी जमनी की तहजीब भी कहते, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अभी अभी सीवान में जो घटना घटी शोभा यात्रा में, तो ये तो आप सबको डरा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे मुसलमान हैं, चीजों को समझते हैं, उन्हें ना तो कॉमन सिविल कोड का डर है, ना सीए का, ना एनआरसी का। हिंदुस्तान के ज्यादातर मुस्लिम भाई इसकी असलियत को समझते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव है, इन सब मुस्लिम भाइयों को एसटी हसन, ओवैसी और शफीकुर रहमान वर्ग जैसे नेता बीजेपी और आरएसएस का डर लगातार दिखाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, ये नेता उसे इस्लाम से जोड़ देते हैं, मुसलमानों को यह समझाते हैं कि इस्लाम खतरे में है। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूं। यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मदरसों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन एसटी हसन अपने इलाके के गांव में घूम घूम कर कह रहे हैं कि सरकार मदरसों को खत्म करना चाहती है। अगर मदरसे खत्म हो गए तो बच्चे दीनी मामलात को कैसे समझेंगे? अगर दीन को नहीं समझे तो इस्लाम के रास्ते पर कैसे चलेंगे? इस्लाम के रास्ते पर नहीं चले तो अल्लाह की नेमत कैसे मिलेगी? इसलिए सावधान हो जाओ, सरकार की नीयत को समझो, वो आपसे अल्लाह की नेमत को छीनना चाहती है। उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा? और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो, गुनाहों से बचो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। हसन साहब सीधे साधे लोगों को मदरसों के महत्व समझाकर चले गए, लेकिन आज हमने उनसे पूछा, वो तो इस्लाम को मानते हैं, उन पर तो खुदा की नेमत है, क्या वो मदरसे में पढ़े हैं? जवाब मिला नहीं, वो तो मदरसे में नहीं पढ़े। फिर हमने पूछा क्या उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़वाया? तो बोले नहीं, बच्चों को भी मदरसों में नहीं पढ़वाया। इसके बाद हसन साहब बोले मुरादाबाद में अच्छे मदरसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाया। अगर मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन मिले तो अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को मदरसों में जरूर पढ़ाएंगे। मेरे फोरफादर ने मदरसों में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा। देखिए, मेरे शहर में नहीं है कोई ऐसा। मैं उन मदरसों में ही पढ़ाना चाहूंगा जहां पे मॉडर्न तालीम जो है एट पार हो बाकी कॉन्वेंट स्कूल के। मुझे एतराज नहीं है अगर जिस दिन ऐसे मदरसे हो जाएंगे। अब तो खैर मेरे आगे औलाद नहीं होगी, लेकिन
मैं अपने उनकी औलाद की औलाद को जरूर पढ़ाऊंगा। हम कब मना कर रहे हैं? सरकार की नीयत अगर सही है, मैलाफाइड इंटेंशंस नहीं है, तो हम स्वागत करते हैं। मदरसों को फैसिलिटेट करें, मदरसों को एड दें, उनके टीचर्स को एड दें। अब देखिए, एसटी हसन साहब ना तो खुद मदरसे में पढ़े हैं, ना उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़वाया है, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? दूसरों को साफ साफ समझाते हैं कि अगर बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाओगे तो अल्लाह की नेमत नहीं मिलेगी। क्या उन पर अल्लाह की नेमत नहीं बरसती? अब चूंकि सर्वे सरकार करवा रही है, सर्वे का काम शुरू हो चुका है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे कई जिलों में सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करके हर जिले के मदरसों की रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजनी है। जो सर्वे हो रहा है उसमें कुल 12 पॉइंट हैं। सर्वे के दौरान मदरसे का नाम, इसे चलाने वाली संस्था, मदरसा कब बना, मदरसा किराए की बिल्डिंग में चल रहा है या फिर अपनी बिल्डिंग में, मदरसे की इमारत क्या सुरक्षित है, बच्चों के लिए पानी, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, मदरसे में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हैं, मदरसे का सिलेबस क्या है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे का खर्चा कैसे चलता है, पैसा कहां से आता है। ये 12 सवाल हैं जो मदरसा चलाने वालों से पूछे जाएंगे। आज अलीगढ़ के जौहरबाग इलाके में फैजान मुस्तफा मदरसे का सर्वे हुआ। टीम में एसडीएम, माइनॉरिटीज के कल्याण अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल थे। मदरसे के लोगों ने सारी जानकारी अफसरों को दी। इसके बाद फैजान के मुस्तफा मदरसा के उपाध्यक्ष सैयद जमाल अहमद ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर मदरसों के हालात बेहतर हो जाएं, सरकार की मदद से मदरसों के बच्चों को भी सहूलतें मिल जाएं, तो मुस्लिम बच्चों का बहुत भला होगा। यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लैट्रीन बाथरूम है, और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। अच्छा, ये बताइए सर, सरकार जो बिना मान्यता के मदरसों की जांच करा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किस तरह से परेशान हाल हैं, कैसे असातिज़ा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट की नज़र में होगा तो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। सहारनपुर के देवबंद में भी एक सर्वे टीम ने दारुल उलूम ज़करिया मदरसे में जाकर वहां के इंतजामात देखे। मदरसा चलाने वाले लोगों से पूछा वहां पढ़ रहे बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सर्वे टीम ने खुद मदरसे के कोने कोने में जाकर सारी व्यवस्थाएं देखी। मदरसा चलाने वालों ने भी सर्वे के काम में पूरी तरह कोऑपरेट किया। सर्वे का एक और फायदा हुआ, अफसरों को कुछ ऐसी बातें पता चली जो पहले कभी जहन में नहीं आई थी, किसी ने बताई नहीं थी। मदरसा चलाने वालों से पूछा गया कि आखिर उन्होंने मदरसे का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, सरकारी मदद क्यों नहीं ली। कई मदरसों में इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब मिला। लखनऊ के रजावी गरीब नवाज मदरसा चलाने वाले मकबूल रजा ने बताया कि यह मदरसा 1947 से चल रहा है। करीब 100 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। यहां दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी और कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। मकबूल रजा ने कहा उन्होंने कई साल पहले मदरसे को रजिस्टर कराने की कोशिश की थी, कागज भी जमा कर दिए थे, लेकिन सरकारी मदद देने के बजाय उनसे रिश्वत मांगी गई, इसलिए उन्होंने मान्यता लेने का इरादा ही छोड़ दिया। नहीं, मान्यता नहीं जी 1947 से बिना मान्यता के लिए बीच में जो है हमने कोशिश की थी और गए भी थे। काफ़ी अर्से पहले लखनऊ में एक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा मीडिया पर, तो उनके घर पे क़याम भी हुआ था, लेकिन पता चला अंदर खाने पूरी जांच करी हमने कि क्या रहेगा इसमें। मतलब हम अगर जो है अपना मदरसा इल्हाक कराते हैं या इसको एडिट कराते हैं तो क्या रहेगा, तो पता चला कि जो है अगर आपके लिए मदरसे के लिए 10 लाख रुपया पास हुआ है तो आप तक पहुंचेगा 5 ही लाख रुपए, बीच में अधिकारी और वो उन सबको देना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में आपको 10 लाख रुपए का आपको कागजात पूरे करना पड़ेंगे, लेकिन पहुंचेगा आपके पास इतना ही। तो हम लोगों ने फिर कहा कि जब आपका पैसा जितना आएगा उतने के हम कागज़ मेंटेन कर सकते हैं, तो कहा नहीं, पास तो आपका ज़्यादा होगा लेकिन पहुंचेगा कम।
तो फिर ऐसी सूरत में जब देखा कि बीच में जो है हमको ये सब मदरसे तक पूरा अमाउंट पहुँचेगा नहीं और फिर 420 का कागज़ हमें तैयार करना पड़ेंगे, इसलिए हमने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने तौर पर चलाने की सोच लिया कि फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर फ़ीस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लखनऊ में एक और मदरसा चलाने वाली की बात आपको सुनवाता हूं। जिन मदरसों में सर्वे हो रहा है उन मदरसों के ज्यादातर संचालक कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, एक बार सर्वे का काम पूरा हो जाए तो सारी अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सरकार ये कदम उठाया है, ये ठीक कदम है, क्योंकि जो मदरसों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है कि मदरसे में ये वो हो रहा, मदरसे में वो हो रहा, मदरसे में हो रहा, इस तरीके कुछ नहीं होता है। लेकिन जो अन्य दल हैं उन लोगों के द्वारा ये मदरसों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे ये आपको भी लगता है कि मदरसों में क्या हो रहा है। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितने उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे हैं सरकार सबका रजिस्ट्रेशन करे और जो गवर्नमेंट द्वारा सहायता दी जाती है वो मदरसों को दी जाए, जिससे शिक्षा और तालीम, सरकार भी चाहती है कि एक हाथ में मुसलमान के कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो हम उनकी योजनाओं की तारीफ करते हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार मदरसों पर ध्यान दे। लखनऊ के पास बाराबंकी के मदरसों का भी सर्वे हो रहा है। बाराबंकी में एक मदरसा चलाने वाले ने कहा कि मदरसे को मान्यता दिलाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, इसमें दलाल एक्टिव रहते हैं। बाराबंकी के जबरी इलाके में गौसिया गरीब नवाज मदरसा चलाने वाले ने कहा कि मान्यता दिलाने के एवज में एक मिडिलमैन ने उनसे 60,000 रुपए मांगे थे, इसलिए उन्होंने मान्यता नहीं ली। करीब 25 साल पुराना मदरसा है, मान्यता नहीं है, क्यों, क्या वजह है, क्यों मान्यता नहीं? मान्यता बस यही वजह है कि ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की है और जब कोशिश की मैंने तो उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। अच्छा, क्यों नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम क्या ये हुआ कि मतलब जिस आदमी से बातचीत हुई तो उन्होंने मतलब जो है पैसे के लेन देन इस तरीके से बताया कि मतलब वो मेरी हिसाब से बाहर था। क्या पैसे का लेन देन बताया? मैंने बहुत पहले करीब 8 साल पहले मैंने इस मामले का अनुमान उठाया था, जब उन्होंने बताया था 60,000 रुपये मान्यता देने का। 60,000 जी। ये किसने बताया था? ये अब नाम तो मुझे याद नहीं, जिनके ज़रिए से काफ़ी समय की बात हो गई। कहाँ गए थे आप? मदरसा बोर्ड में गए थे? कहाँ? नहीं, मदरसा बोर्ड में नहीं गए थे, जो बीच के वो होते हैं करवाने वाले वो। तो उन्होंने कहा कि मान्यता देने के लिए 60,000 रुपया लगेगा। जी। क्या कहा थोड़ा बताइए। बस यही कहा कि अगर आप चाहें तो मैंने कहा। अब जरा सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये सर्वे ना कराती तो मदरसा चलाने वालों की ये सारी बातें कैसे सामने आती, वो ये बातें किससे कहते? अब तक तो ये कहा जा रहा था कि मदरसा चलाने वालों को मदरसों में सरकारी दखल मंजूर नहीं है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते। लेकिन सर्वे हो रहा है तो पता चल रहा है कि मदरसा चलाने वाले तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मान्यता मांगते हैं, लेकिन चूंकि रिश्वत मांगी जाती है, नकली बिल सबमिट करने को कहा जाता है, जो सरकारी मदद मिलती है उसमें कमीशन मांगा जाता है, इसलिए लोग मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराने से बचते हैं। अब ये बात सामने आई है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो लोग दलाली का काम करते हैं, जो लोग इस तरह के पैसे मांगते हैं, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। जहां तक सियासी बयानबाजी का सवाल है तो एसटी हसन साहब की पूरी बयानबाजी इस बात की मिसाल है कि कुछ लीडर मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। कभी उन्हें मदरसे बंद होने का डर दिखाते हैं, तो कभी मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश का डर दिखाते हैं, तो कभी कागज मांगने जाने और नागरिकता खत्म हो जाने का डर दिखाते हैं। और एसटी हसन अकेले नहीं है, ऐसे न जाने कितने नेता हैं, कितने मौलाना हैं जो आधा सच आधा झूठ बताकर मुसलमानों को डरा रहे हैं, क्योंकि इसी डर से इनकी सियासत की दुकान चलती है। इसलिए इस तरह की नफरत की राजनीति से बचने की जरूरत है। और दुख की बात है कि ऐसे लोग दोनों तरफ हैं। हालांकि जो लोग नफरत की सियासत से लड़ने की बात करते हैं, जो बार बार कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी समाज में जहर फैला रहे हैं, कभी कभी तो वो भी समाज में आग लगाने का काम करते हैं। आज इसी तरह की खबर
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आई। आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक पोस्टर रिलीज किया। ट्विटर पर अपलोड किए गए कांग्रेस के पोस्टर में आरएसएस की पोशाक हाफ पैंट को जलाते हुए दिखाया गया था। फोटो के साथ कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ है। इस तस्वीर के साथ यह लिखा गया कि 145 दिन और चलना है और जीत हमारी होगी। कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस तो देश में आग लगाने पर आमादा है। संबित पात्रा ने कहा कि इस वक्त राहुल गांधी केरल में हैं, जहां पर संघ और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। लेकिन केरल के किलिंग फील्ड से कांग्रेस ने यह ट्वीट करके जता दिया कि संघ और बीजेपी के वर्कर्स की हत्या करने की खुली छूट है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। हालांकि इस तरह की तस्वीर और इस तरह की बातें न तो कांग्रेस की परंपरा रही है, न विरासत है, लेकिन अब एक नई कांग्रेस है जो इस मामले में आज डिफेंसिव भी नहीं थी। और डिफेंसिव क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आज जयराम रमेश ने बता दी। जयराम रमेश ने कहा कि जब कांग्रेस सॉफ्ट रहती है तो बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस को भाव नहीं देते, इसलिए अब कांग्रेस एग्रेसिव रहेगी। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का मकसद है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है भारत को तोड़ने की, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी नियत है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और वो भी मोदी सरकार के नीतियों और नियत के कारण, और जिस तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है वो भी मोदी सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कारण, उससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए एक जवाब है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। चूंकि हमला आरएसएस पर था तो आरएसएस ने रिएक्ट किया, लेकिन बड़ा सधा हुआ रिएक्शन दिया। आरएसएस के सह सरकारवा मनमोहन वैद्य ने कहा कि जो लोग संघ पर हमला कर रहे हैं उनके पूर्वजों ने भी पूरी ताकत से आरएसएस पर हमला किया था, लेकिन संघ कमजोर नहीं हुआ। भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं, ये हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर
अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उस भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। जो बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए। राहुल गांधी का दावा है कि वो लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो कई बार कहते हैं कि आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों को प्यार से जीतना चाहती है। लेकिन हाफ पैंट में आग लगाना न तो जोड़ने का सिंबल हो सकता है, न प्यार जताने का तरीका हो सकता है। और मजे की बात है कि राहुल गांधी जितने जोर शोर से आरएसएस से लड़ने का दावा कर रहे हैं, उतने ही जोर शोर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वाले कह रहे हैं कि केरल में इतने दिन बिताकर राहुल गांधी आरएसएस से क्या लड़ेंगे। तो ये तो वही हाल हुआ कि माया मिली न राम। आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के एक मंत्री ने पब्लिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के सारे अफसर चोर हैं और वो खुद चोरों के सरदार हैं। ये बिहार के कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह। कैमूर में नीतीश कुमार की सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक पब्लिक मीटिंग में लोगों से कहा कि वो सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहें, क्योंकि सरकार नई जरूर है लेकिन काम करने का तरीका पुराना है, अफसर भी पुराने हैं। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदारी में कहेंगे, जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कह के गए थे, जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए। तो मैं सरकार हूँ, कहीं कहते हैं कि आप भी सड़कों पे उतरा कीजिए, बाकायदा एक टाइम पे उतरते रहेंगे तो हम ही अकेले सरकार नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत लोग हैं। तो उनके हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि अपनी बात बोल रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलिएगा तब जाके कान में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनकी सुनाई पड़ेगी। तो ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप जानिए, नहीं पता चलेगा कि कल कहिएगा कि आप तो 3 साल कुर्सी पे थे, चुप से बोले नहीं, बताए नहीं, आपको कुर्सी के चक्कर में बताया नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको, हम सजग कर रहे हैं। अभी कोई बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके 4 चरण भी पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। बिहार के कृषि मंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। अगर यह सच है तो बहुत चिंता की बात है। मंत्री का काम अपने विभाग की चोरी के बारे में भाषण देने से खत्म नहीं हो जाता। उनकी जिम्मेदारी इस चोरी को रोकने की है, एक्शन लेने की है। और अगर मंत्री इस काम को ठीक से नहीं कर पाते तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि ऐसे मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाएं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि सुधाकर सिंह की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पब्लिकली माना उनका पूरा विभाग चोर है और वो चोरों के सरदार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज अहमदाबाद की सड़क पर केजरीवाल ऑटो में सफर करते हुए दिखाई दिए। असल में केजरीवाल एक ऑटो चालक के घर पर डिनर करने जा रहे थे। गुजरात पुलिस की गाड़ियां सड़क पर उस ऑटो को प्रोटेक्ट कर रही थी जिसमें केजरीवाल सवार थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात पुलिस को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को सुरक्षा देने की मांग की थी, लेकिन जब गुजरात पुलिस ने केजरीवाल को ऑटो में सफर करने से रोका तो वो पुलिस वालों पर भड़क गए। केजरीवाल कहने लगे कि वो जनता के आदमी हैं, उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जिसके बाद एक पुलिसकर्मी केजरीवाल के साथ ऑटो की आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा नजर आया और पीसीआर ऑटो के पीछे पीछे चलती नजर आई। कि जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं।
ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। आपको बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में 64 पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और गुजरात में वो इसी प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर रहे थे। हालांकि 21 अगस्त को आम आदमी पार्टी के गुजरात इलेक्शन के इंचार्ज गुलाब सिंह यादव ने गुजरात में डीजीपी से मिलकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग भी की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।